बच्चों, आज हम अनोखे तंत्रज्ञान के युग में जी रहे हैं। हम हर तरफ तंत्रज्ञान से घिरे हुए हैं। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक हमारा जीवन मशीनों पर निर्भर है, जो तंत्रज्ञान की देन है। इस आधुनिक युग का बड़ा आविष्कार है कंप्यूटर। इसी कंप्यूटर को एक अनोखी पहचान देता है हमारा इंटरनेट। तो आइए आज हम इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ है इंटरनेट क्रांति। इस पाठ में हम सबसे पहले देखेंगे पाठ का आशय, नए शब्दों का परिचय और अंत में पाठ का सारांश सरल रूप में। पाठ का आशय। इस पाठ का मुख्य आशय या उद्देश्य है बच्चों को नवीन तंत्रज्ञान का परिचय कराना, इंटरनेट से होने वाले हानि व लाभ का परिचय देना तथा टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक जीवन शैली से अवगत कराना। अब आगे बढ़ते हैं नए शब्द या शब्दार्थ की ओर। बच्चों में हमेशा कहती हूँ, नए शब्दों का परिचय या फिर शब्दार्थ जानने से आपका शब्द भंडार बढ़ेगा और उसके साथ ही पाठ को समझना आसान होगा। मैं एक एक करके बताती जाऊंगी, आप सुनते जाना। इंसान, मनुष्य, दायरा, पहुँच यानी सर्कल, पकड़, नज़रिया, दृष्टिकोण, संतुष्ट, तृप्त, विस्तृत, विस्तार से, विश्वव्यापी, विश्व में फैला हुआ, वजह, कारण, सुझाव, सलाह, अनगिनत, असंख्य, खबर, समाचार, दूरभाष, टेलीफोन, व्यय, खर्च, एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं, स्थिर चित्र, फोटो, इमेज, दुनिया, जग, जगत, खरीदारी, खरीदना, रकम, पैसे, बेरोजगारी, निरुद्योग, पैरसी, सूचना व खबरों की चोरी, हैकिंग, निजी जानकारी की चोरी या फिर निजी हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं उसको हमें हमारी इन्फॉर्मेशन के बगैर वो चुरा लेना, उसको बोलते हैं हैकिंग। होशियार, अलर्ट। ये थे कुछ शब्दार्थ जिनको जानने से आपको पाठ को समझना आसान होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ के सरल सारांश की ओर। पाठ की शुरुआत लेखक के एक अनोखे वाक्य से होती है। वे कहते हैं, आज का युग इंटरनेट युग है। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सब पर इसका असर पड़ा हुआ है। आगे पाठ को समझाने के लिए लेखक वार्तालाप की शैली अपनाते हैं, यानी बातचीत की शैली अपनाते हैं। वह रोहन नाम के एक लड़के का सहारा लेते हैं। वह रोहन को अपने पिता के साथ बात करते हुए बताते हैं। रोहन एक दिन स्कूल से घर आकर अपने पिता से अपने दोस्तों के बीच इंटरनेट संबंधी हुई बातचीत बताने लगता है। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि इंटरनेट मनुष्य के देखने और सोचने के दृष्टिकोण को किस प्रकार बदल चुका है, यानी मनुष्य के देखने का नज़रिया या दृष्टिकोण कैसे बदल चुका है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। और इसके कारण विश्व का विस्तार एक गांव जैसा हो गया है, यानी डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, अब दूरियां मिट गई हैं, ऐसे बताते हैं। पर इस बात को रोहन समझ नहीं पाता है। वह और विस्तार से समझना चाहता है, तो रोहन के पिताजी सलाह देते हैं कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से जानकारी लें। अगले दिन रोहन स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर शिक्षक से भेंट करता है और उन्हें अपनी दुविधा बताता है। रोहन पूछता है कि सर, इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर शिक्षक बताते हैं कि इंटरनेट असंख्य कंप्यूटरों के बीच अंतर्जाल द्वारा स्थापित किया जाने वाला संबंध है, यानी असंख्य कंप्यूटरों के बीच की बातचीत, अंतर्जाल द्वारा होने वाली बातचीत ही इंटरनेट है। वे आगे बताते हैं कि आज इंटरनेट मनुष्य जीवन की मूल आवश्यकता बन गया है, यानी हमारी जैसी मूल आवश्यकता है खाना, पानी, हवा, कपड़ा, मकान, ये जैसे हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, इनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। तो
कंप्यूटर शिक्षक बताते हैं कि आज इंटरनेट भी मनुष्य की मूल आवश्यकता बन गया है। इस पर अजीत पूछता है कि वह कैसे सर? उसके प्रश्न पर शिक्षक कहते हैं कि कुछ समय पहले यदि हमें अपने प्रियजनों को संदेश देना होता तो चिट्ठी या दूरभाष का प्रयोग करना पड़ता था, जिसमें समय और पैसे दोनों ज्यादा खर्च होते थे। पर इंटरनेट द्वारा हम कम खर्च में पल भर में कोई भी विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। यदि हम चाहें तो पूरे पुस्तकालय की किताबें कुछ ही मिनट में भेज सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि आज इंटरनेट हमारे जीवन में इतना आवश्यक बन गया है कि उसके बिना संचार और सूचना दोनों क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। यह बात सुनते ही नेहा पूछ पड़ती है कि सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? तो शिक्षक बताते हैं कि इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट पर शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, वैसे उसी को हम ये यहाँ पे शिक्षक बता रहे हैं कि हम घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं, जैसे आजकल हम फ़ोन बिल हो, करंट बिल हो, कोई भी की बिल हो, हम लोग भर लेते हैं, जिससे घंटों लाइन में खड़े रहने से बचा जा सकता है। यानी लाइन में खड़े होकर बिल भरने से हमें राहत मिली है। साथ ही हम नेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में जितनी भी रकम हो भेज सकते हैं। इस पर तृप्त ना होकर अजय पूछता है कि और क्या लाभ हो सकते हैं सर? इस पर शिक्षक कहते हैं कि और हम वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक ही कमरे में बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों से अलग अलग दूरदर्शन के पर्दों पर विचार विमर्श करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा टीवी पर जब न्यूज़ आता है तो कई पार्टी के अलग अलग या फिर नायकों से अलग अलग संपर्क करते हैं, तो वो अलग अलग पर्दे पर दिखाई देते रहते हैं और यहाँ पे बैठकर उनसे बातचीत की जाती है, समस्याओं के हल ढूंढे जाते हैं। तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि ऐसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। यह सब सुनने के बाद अंजलि के मन में एक प्रश्न उठता है, तो वह पूछ पड़ती है कि सर, क्या हम इंटरनेट द्वारा बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं? बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को निरुद्योग, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इस पर शिक्षक बताते हैं कि बिल्कुल, यानी हम कर सकते हैं। भारत में आईटी और आईटीईएस जैसी कंपनियां हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार यानी नौकरी दे रहे हैं। यह सब सुनते ही आमोद एक प्रश्न पूछ पड़ता है, सर, यह सोशल नेटवर्किंग क्या है? इस पर शिक्षक कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑरकुट, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि, जिससे देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के साथ साथ संस्कृति, कला आदि का प्रभाव भी अत्यंत तीव्रता से पड़ रहा है। बच्चों, हम देख सकते हैं कि हर दुनिया के हर कोने के हम संस्कृति और उनके खान पान, जैसे पास्ता और पिज़्ज़ा जैसे इटली के हैं, हम यहाँ पर उसको एंजॉय करते हैं और हमें पता नहीं था कि वो कैसे बनते हैं, लेकिन हम इंटरनेट से आज उसको बनाना भी सीख जाते हैं। और जैसे गोभी मंचूरी हो या फिर चाइनीज़ फूड हो, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इंटरनेट द्वारा देखते भी हैं और बनाना सीख भी गए और बना के खाते भी हैं। वैसे ही अलग अलग प्रदेशों के नृत्य हो या फिर संस्कृति हो, आचार विचार हो, ये सारे हमें इंटरनेट से अति शीघ्रता से हम तक पहुंचते हैं। तो ये भी लाभ कंप्यूटर शिक्षक बताते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक कहते हैं कि इतना ही नहीं, हम इंटरनेट की सहायता से ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कार्यों का विवरण
सरकारी आदेश तथा अभिलेखों को यथावत जान सकते हैं, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है। बच्चों, प्रशासन में पारदर्शिता के अर्थ को हम कुछ इस तरह कह सकते हैं, जैसे सरकार के बनाए गए नए कानून हो, संविधान में कोई बदलाव, या फिर सरकार की नई योजनाएं और उनकी प्रगति आदि हम ई गवर्नेंस द्वारा तुरंत वर्ड बाय वर्ड जान सकते हैं। यानी जैसे हम उस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करेंगे तो हमें सारी उसकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। यह सब सुनकर आदेश पूछ पड़ता है कि सर, इतने सारे लाभ हैं तो इंटरनेट एक वरदान ही है हमारे लिए। तब शिक्षक समझाते हैं कि इंटरनेट सच में एक वरदान है। इसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि रक्षा दलों की कार्यवाही में भी सहायक सिद्ध हुआ है। बच्चों, हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में यानी नई नई खोजें, या फिर किसी सर्जरी के बारे में हो या फिर किसी चिकित्सा के बारे में हो, तो हम नेट में आराम से खोजकर जानकारी ले सकते हैं। या फिर अंदर कोई ऑपरेशन चल रहा हो तो बाहर बैठकर हम स्क्रीन पे वो सारा कुछ देख सकते हैं। अंतरिक्ष ज्ञान में भी ऐसे ही है। अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री गए होते हैं तो उनके हालचाल, उनके कार्यवाहियों को हम घर बैठे टीवी पर देख सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी हो तो नई नई खोजों के बारे में हम देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो तो आजकल हम जो इंटरनेट में ऑनलाइन टीचिंग जो कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट की देन है। तो ये सारे क्षेत्रों में इंटरनेट ने अपना कमाल दिखाया है। साथ ही शिक्षक कहते हैं कि रक्षा दलों की कार्यवाही में, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी जो हमारी सेना रहती है, उनके बारे में भी हमें बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। यानी विदेशों की सेनाएं क्या कार्यवाही कर रही हैं, या फिर हम पर कौन कब हमला कर रहा है, हमला बोल रहा है, ये सब हम इंटरनेट से बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब पूजा पूछ पड़ती है कि क्या इंटरनेट के कोई दुष्परिणाम नहीं है, यानी सिर्फ लाभ ही लाभ है, क्या इसके कोई हानि नहीं है, इसकी कोई हानियां नहीं है। तब शिक्षक कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि जहां इंटरनेट एक ओर वरदान है, वहीं दूसरी ओर अभिशाप भी है। इंटरनेट के कारण पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रहे हैं। यानी पायरेसी यानी सूचना खबरों की, हमारी इंफॉर्मेशन की चोरी। हैकिंग यानी हमारे पर्सनल डेटा जो होता है हमारे फ़ोन में, या फिर हमारे बैंक अकाउंट्स हो या कुछ भी हो, उसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बैंकिंग फ्रॉड, जैसे आजकल कॉल्स आते हैं कि आपका एटीएम कार्ड हमें रिन्यूअल करना है, या फिर नया कार्ड आपने लेना है, तो आपको कुछ नंबर बताइए आपके, ये बताइए, ऐसे पूछ कर हमारे नंबर ले लेते हैं और वो हमारे अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं। ऐसे बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये सारी चोरियां बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, ये मुक्त वेबसाइट से युवा ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट के कबंद बाहों में जकड़े हुए हैं, जिससे बच्चों में अनावश्यक और अनुपयुक्त जानकारी तो प्राप्त हो ही रही है, साथ ही समय का दुरुपयोग भी हो रहा है। इसी कारण शिक्षक बच्चों सचेत रहने को कहते हैं। यानी बच्चे जैसे मुक्त वेबसाइट्स में जो देखने लायक नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें भी देखते हैं, या फिर गेम्स में जैसे एक गेम आया था ब्लू व्हेल गेम हो, या फिर आजकल जो है पबजी गेम हो, इससे बच्चों का टाइम तो वेस्ट हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई की तरफ से ध्यान भी हट रहा है, और बच्चे सारे इंटरनेट के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो ये सारी हानियां भी शिक्षक बताते हैं। सब बच्चे इंटरनेट क्रांति के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और शिक्षक महोदय को धन्यवाद करते हैं। अंत में शिक्षक कहते हैं कि यह प्रगति इस क्रांति का अंत नहीं है, यह निरंतर चलती रहेगी। यानी इंटरनेट की प्रगति के बाद और कोई प्रगति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये और भी प्रगति करता रहेगा, और भी हमें नए नए आविष्कार बताता रहेगा, नई नई सुविधाएं देता रहेगा। ये क्रांति निरंतर चलती रहेगी। बच्चों, इस पाठ में अंत में कबंद बाहु राक्षस का एक नाम आया है।
ये कबंध बाहु एक राक्षस था जिसने रामायण में राम और लक्ष्मण को, जब वे सीता की खोज में दक्षिण दिशा में जा रहे होते हैं, यानी जटायु के बताने पर कि रावण ने सीता का हरण किया और वो दक्षिण दिशा की तरफ ले गया, ऐसे बताता है जटायु। तो उस ओर जाते रहते हैं, तो वहाँ पर रास्ते में पीछे से एक राक्षस बड़े लंबे लंबे हाथ, यानी वो चल फिर नहीं सकता, जहाँ बैठा वहीं रहता है, लेकिन लंबे लंबे हाथ अपने छोड़ता रहता है और अपने शिकार को जकड़कर खाता रहता है। तो वो लंबे हाथ वाला राक्षस होता है, यानी कबंध बाहु, यानी इसके बाहु इतने लंबे लंबे थे। तो वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने बाहु यूज करता था, यानी वो कहीं और नहीं जाता, जहाँ बैठा वहीं रहता था, लेकिन वहीं से अपना शिकार करता था। तो इंटरनेट भी ऐसा ही है, वो एक जगह फिक्स है, इंटरनेट अपने घर घर नहीं आता, लेकिन उसके प्रभाव से हमारे घर घर में बच्चे उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसी उपमा देने के लिए, ऐसी तुलना देने के लिए उस कबंध बाहु राक्षस का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पाठ अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।